शामी साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने दो बातें अहम की हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे जिसकी सरबराही उन्होंने कहा तारिक खान साहब करेंगे, जो खुद कह चुके हैं कि मैं नहीं बनूंगा इस कमीशन का हेड। और दूसरा वो कह रहे हैं कि कल पार्लियामेंटेरियंस को रिकॉर्ड और शवाहिद भी दिखाए जाएंगे इस लेटर के हवाले से। आपके ख्याल में कितना फायदा होगा हुकूमत को इन तमाम चीजों का? देखें, अब हुकूमत जो कुछ भी कर ले और जो बहानेबाजियां कर ले, जो लैतो लाल से काम ले ले और जितना चाहे मेंगनियां डाल दे दूध में, उसके हाथ आने वाला कुछ नहीं है। डिग्निटी का तकाजा था कि खान साहब जो है एक अपने पूरे वकार के साथ और मतानत के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करते और अगर उनको शिकस्त होती तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त पर तशरीफ रख लेते या फिर उससे पहले इस्तीफा दे देते, या अगर मेजॉरिटी उनके पास है तो वो जाहिर कर देते और साबित कर देते। तो अब जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल पंजाबी मुहावरे में पानी में मदानी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि उनका कद जो है वो छोटा होता चला जाएगा। आज आपने देखा उन्होंने तारिक खान साहब को मुकर्रर कर दिया चेयरमैन कमीशन का, उनसे पूछे बगैर। यानी ये भी कोई, आप देखें बच्चेगानापन देखिए, जब आप किसी शख्स को किसी कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर रहे हैं तो कम अज कम उससे पूछ तो लें, इजाजत तो ले लें कि वो इस आग में जलना भी चाहता है कि नहीं। अगरचे तारिक खान तो अपनी जगह पड़े जियाले हैं और दबंग गुफ्तगू करते हैं, इस निज़ाम से भी नाला हैं, पार्लिमानी सिस्टम भी उनको पसंद नहीं है, सियासतदान भी उनको एक आंख नहीं पाते, तो चाहे तो जिसको उनका बस करे तो सारे सियासतदानों को हथकड़ियां लगा दे। लेकिन जाहिर है कि कमीशन की सरबराही जो है वो कबूल करना उनके बस में नहीं था। उनका जाती मुफाद भी नहीं है और उनका गुरूही मुफाद भी नहीं है कि वो अपने आप को इस सूरत हाल में मुब्तला करते। उन्होंने तरदीद कर दी। अब ये कमीशन जो है वो चलने से पहले ही बैठ गया और जब आखिरी दिन है आपके इख्तियार का, चलिए एक दिन और खींच लेंगे, एक दिन और खींच लेंगे, तो फिर क्या फायदा इस तरह की बातें करने का और तासुर देने का। आप अपना अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आप फिर जो मर्जी करें, जो मर्जी अपनी तहकीकात कराएं। लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल, यानी आप देखें कोई फायदा नजर नहीं आता। और खान साहब जो है कुछ नाबालिग और जज्बाती मुशीरों में घिर गए हैं जो उनको भी छोटा कर रहे हैं, अपनी तरह का बना रहे हैं, बजाय इसके कि लीडरशिप जो है वो छोटों को बड़ा करती है, या छोटे जो हैं वो लीडरशिप को छोटा कर रहे हैं। सही। शाहजेब, आप भी पिछले एक दो दिन से कह रहे हैं कि अगर ये मामला इतना संजीदा था हुकूमत की नजर में तो इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। फवाद चौधरी पहले कह रहे थे नहीं करवाएंगे, लेकिन आज उन्होंने इंक्वायरी कमीशन का ऐलान तो किया है, लेकिन तारिक खान साहब को उसका सरबराह बनाया। और तारिक खान साहब के कुछ जो व्यूज हैं वो हमने प्रोग्राम के शुरू में सामने रखे, जिसमें वो कह रहे थे कि इस लेटर के आने के बाद जो 3 मस्खरे हैं उनको तो गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि वो गद्दार साबित हो चुके हैं। तो आपको लगता है हुकूमत जिस किस्म का कमीशन बनाना चाहती है उसमें वाकई कोई इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल उसकी तहकीकात होंगी जिससे हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इस वक्त वो मजीद वाज़ेह हो जाएगा? देखिए शहजाद, इसी से पता चल रहा है जो हकाइक आपने अवाम के सामने रखे हैं कि वज़ीर आज़म कितना दिलचस्पी रखते हैं इस बात में कि उन्होंने कौमी सतह का मसला क्रिएट कर दिया है और उसकी शफाफ तहकीकात में एक आदमी, एक शख्स जनरल तारिक साहब जो पहले ही कह चुके हैं और ख़त देखे बगैर कह चुके हैं कि ये गद्दार साबित हो गए हैं। 3 मस्खरे यानी अपोजिशन लीडर्स के बारे में कह रहे हैं कि उनके ऊपर गद्दारी साबित हो गई है, वो ख़त देखे बगैर कह रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने उन्हीं को इस कमीशन का सरबराह बना दिया है कि अब इस खत की आप तहकीकात कर लें, जिसने बगैर देखे खत को गद्दार भी करार दे दिया है अपोजिशन की। ये वज़ीर आज़म बार बार मेरिट की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, मगर जब ब्रॉडशीट की बात आती है तो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को वो जिम्मेदारी देते रहते हैं कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लें, और वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा होता है कि एक जनरल मलिक थे जो वहाँ गए थे कावे मूसूवी के पास और कह रहे थे कि मेरा हिस्सा क्या होगा। वो कहते हैं ये मेरा मैंडेट नहीं है, बाकी अपोजिशन के खिलाफ वो तहकीकात भी कर लेते हैं और एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी जमा करा देते हैं। अब जनरल तारिक साहब ने मना कर दिया है तो फिर जैसे साकिब निसार से तहकीकात करा लें, या फिर जैसे जावेद इकबाल साहब से तहकीकात करा लें, या
या पेशावर के किसी ऑफिसर से तहकीकात करा लें या फिर खुद ही कर लें, वजीर आजम कमीशन को हेड करें और वर्डिक्ट दे दें। क्योंकि इस तरह तो वाज़े हो रहा है कि एक वजीर आजम ने एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट कर दिया है और एक ऐसा इशू बना दिया है जिसमें पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। पाकिस्तान के दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है अमेरिका, उसके साथ ताल्लुकात कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और वो एक गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनके अटॉर्नी जनरल खुद उनके डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालत में दिफा करने को तैयार नहीं है, मगर उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके कहते हैं कि जजेस ने ये मुल्क जजेस चलाएंगे या पार्लियामान चलाएगी। भाई आपका अटॉर्नी जनरल तो दिफा नहीं कर रहा उसका और आप जजेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। तो वजीर आजम ने एक इशू क्रिएट कर दिया है एक मरासले पर जो कि पाकिस्तान के सफीर ने भेजा था। अब उसको साबित करने के लिए कि यह गद्दारी साबित होती है, वो कोई भी ऐसा शख्स ढूंढ रहे हैं जो इस पर स्टैंप लगा दे, क्योंकि जनरल तारीख पहले कह चुके थे, उन्हें वो मिलके भी कह रहे हैं ना कि कल जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनके सामने भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, शवाहिद रखे जाएंगे। अब हुकूमत तो अपने तौर पे तो कॉन्फिडेंट है कि कुछ ना कुछ तो इस लेटर में है जो कि जब मेंबर्स के सामने भी रखा जाएगा तो शायद उनके मुताबिक उनका ज़मीर जाग जाए। अब देखते हैं कि मेंबर्स के सामने उसका कोई एक्सट्रैक्ट रखा जाएगा या फिर ओरिजिनल लेटर रखा जाएगा। उन्हें यह बताया जाएगा कि यह खत मरासला है पाकिस्तान के अपने सफ़ीर का और उसकी एज इट इज़ कॉपी दिखाई जाएगी या उस खत में से क्या ड्राइव करती है हुकूमत और उसकी समरी दिखाई जाएगी और उसके बाद पार्लिमानी जो रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं पता चलेगा। वो सिर्फ ये बात होगी कि जी इस वक्त हमारे हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो फिर हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, या ये बात होगी कि जो नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में आई है इसके पीछे हम हैं और ये कामयाब होगी तभी ताल्लुकात बेहतर होंगे और नहीं होगी तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत खराब होंगे। कैसे एस्टैब्लिश करता है कि नो कॉन्फिडेंस के पीछे अमेरिका है, ये देखना बहुत अहम होगा। सही। हैदर भाई साहब, दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये बताइएगा कि अब वजीर आजम इमरान खान के पास ऑप्शन कल क्या है? ऑब्वियसली एक तो ये है कि वोट आउट हो सकते हैं या इस्तीफा दे दें इससे पहले, लेकिन और भी कोई कानूनी तरीका क्या हुकूमत के पास मौजूद है? क्योंकि फवाद साहब कह रहे थे हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जो फवाद साहब ने आज बात की है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो बहुत मुतासर हुआ है और आपको पता है कि कोई भी फंक्शनल डेमोक्रेसी हो उसको इफेक्टिवली चलाने के लिए ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इनका चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर हो बिटवीन द डिफरेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक है। देखें शहजाद, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जो खान साहब के इकदाम हैं वो प्रोग्रेसिवली और गैर आइनी और डेस्परेट और गैर अखलाकी होते जा रहे हैं। दिन ब दिन वक्त गुजरने के साथ उनकी डेस्परेशन जो है उसकी अक्कासी हो रही है उनके इकदाम में। और ये जो स्पीकर की रूलिंग थी, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, मेरे ख्याल से उसने ओपिटमाइज किया, सिंबलाइज किया कि खान साहब के हालात पेज फटने के बाद कितना प्रोग्रेसिवली डेस्परेट होते जा रहे हैं। तो अगर हम उस पस मंज़र में देखें कि खान साहब जो है वो किसी आइन कानून और बल्कि इवन सियासी जो अगर स्टेबल मशावरत की बात करें, लॉन्ग टर्म सोच की बात करें, इन इदारों को जो है अपने खिलाफ किए बगैर और आगे ज़्यादा डेस्परेटली एक्सपोज हुए बगैर सियासत करने की बात करें तो खान साहब ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। तो अगर इस पस मंज़र में कल की तारीख को मैं देखूं तो हो सकता है कि डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर अगर आज भी उनकी सुन ले तो कल जो वोट कास्ट होता है पीटीआई के डिसिडेंट का, हो सकता है वो उसको काउंट ना करें और कहें ये अब स्पीकर की रूलिंग है, कम से कम ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। ऑफ कोर्स इसका भी जवाब है कि ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात नहीं है। आपने आर्टिकल 95 की भी नफी की नो कॉन्फिडेंस पे इंटरफियर करके और आर्टिकल 63(1)(a) की भी नफी की, क्योंकि वो कहती है वोट काउंट होगा उसके बाद डी सीट होने का प्रोसेस जरूर हो सकता है। तो ये एक तो ये डेस्परेट मूव हो सकती है जिसकी तरफ स्पीकर अगर जाना चाहे, इस सरजनिश इस जजमेंट के बाद भी अगर जाना चाहे तो मेरे ख्याल से अभी डिटेल्ड जजमेंट आई नहीं, हो सकता है उसमें कुछ इस तरह की सजा। इसीलिए देखें शहजाद, सजाएं जरूरी होती हैं। सजा का क्या मकसद है कि अगर आज सजा दे दी गई होती डिप्टी स्पीकर को तो मैं देखता कि कल इस तरह का कदम कैसे उठता। अब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे बात अभी ज़ेर समात है, बट कोई इस पे फैसला नहीं आया। और जो अभी फैसला रिसेंटली आया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का शहजाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 63(1)(a) के हवाले से हम कुछ नहीं कह रहे, ये भी नहीं कह रहे वो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो कहते हैं 63(1)(a) के कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फ्लो कर सकते हैं। लेकिन उस पर उन्होंने वजाहत नहीं की, हाथ रोका नहीं हाथ, लेकिन कानून हाथ रोकता है इस हवाले से, क्योंकि कानून रोकता है कि आप डी सीट बाद में कर सकते हैं, वोट काउंट होगा, वोट कास्ट होगा। दूसरा आपका जो सवाल है वो इंतहाई अहम है, और वो क्योंकि इस वक्त फवाद चौधरी साहब ये चूरन बेच रहे हैं, and he is known to you and me both, but I'm sorry to say कि ये चूरन बेचना कि अगर आइन तोड़ा जाए,
अगर जो आर्टिकल 69 में जुमरा है एक स्पीकर के जुरिस्डिक्शन का, उसकी रूलिंग का जुमरा तय है, यानी मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, यानी कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, अगर इस दायरे के बाहर जाके आइन शिकनी हो या सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो या महज एक आइन के राइट जो आर्टिकल 95 में हर पार्लियामेंटेरियन का राइट है नो कॉन्फिडेंस में वोट डालने का, चाहे वो ट्रेजरी बेंच का हो या ऑपोजिशन बेंच का हो, इसी को पामाल करने के हवाले से अगर रूलिंग क्यों ना हो तो उस सूरत में बेशक के जो है अदालत इंटरफियर कर सकती है, क्योंकि रूलिंग को जो अस्तस्ना है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट मैटर पर जो आर्टिकल 69 में दर्ज है, जिसका मैंने जिक्र किया, इससे तजावज अगर स्पीकर करेगा तो बिलाशुबा जो है वो आइन टूटने पे अदालत जो है वो इंटरफियर कर सकती है। फवाद चौधरी साहब का इशारा इस तरफ है कि अगर कोई जज गलती कर जाए तो क्या पार्लियामान आके उस पे अपील में बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। तो अगर डिप्टी स्पीकर भी कोई गलती कर जाए तो अदालत क्यों उसके ऊपर बैठ सकती है?